नमस्कार दोस्तों, आइए हम फिजिक्स के प्रकाश के अपवर्तन के चैप्टर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक क्रांतिक कोण के बारे में पढ़ेंगे। तो क्रांतिक कोण को जानने से पहले हम एक बात जानते हैं कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब से दूर हटता है। कहाँ से? अभिलंब से। यह क्या है? अभिलंब है। अभिलंब से क्या होता है? दूर हटता है। जैसे अगर हम यह आपतन कोण I मान ले रहे हैं, I1, और जब यह क्या मान ले रहे हैं हम? कांच क्या है? सघन माध्यम है और वायु क्या है? विरल माध्यम है। अब प्रकाश कांच से कहाँ पर जा रहा है? वायु में जा रहा है, यानी सघन से विरल में जा रहा है, तो यह अभिलंब से दूर हटेगा। इसको हम R1 मान ले रहे हैं। अब हम ऐसे ही क्या करें? अब आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएं। क्या करें? आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएंगे तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ेगा। देखिए कैसे। जैसे वहाँ पर I1 था, अब हम एक प्रकाश किरण I2 कोण पर डाल रहे हैं। कहाँ पर? I2। अब जो अपवर्तन कोण होगा वह भी बढ़ेगा। यह R2 मान लें। अब जैसे जैसे हम इसको बढ़ाते जाएंगे, आपतन कोण को बढ़ाते जाएंगे, तो अपवर्तन कोण का भी मान बढ़ता जाएगा। एक ऐसी स्थिति आएगी कि जब यह जो अपवर्तन कोण है वह जो कांच और वायु का जो तल है, जहाँ पर एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो रहे हैं, उसी तल पर क्या होगा? जो अपवर्तित किरण है उसी पर से होकर के जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा कि यह जो अब हम आपतन कोण का मान, एक ऐसी स्थिति आ गई है, यह क्या है? कांच है। अब यह आपतन कोण का हम मान बढ़ाते बढ़ाते क्या कर दे? I का मान हमने क्या कर दिया? C के बराबर कर दिया। अब इस अवस्था में क्या हो जा रहा है कि यह जो अपवर्तन कोण R का मान कितना हो जा रहा है? 90 अंश। हम इस प्रकार से क्रांतिक कोण को क्या कह सकते हैं? सघन माध्यम में बना वह कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। तो हमें उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। क्रांतिक कोण हमेशा सघन माध्यम में बनता है और इस स्थिति में प्रकाश हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में आता है। तो इस प्रकार से अब आइए हम कुछ और देख लेते हैं। इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं कि अभी इसको हम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? जो कि पहला माध्यम क्या है? कांच है, तो GNA बराबर क्या हो जाएगा? इसके लिए क्योंकि N बराबर क्या होता है? साइन I बटे साइन R, तो यहाँ पर साइन I अपान साइन R। यहाँ पर R का मान कितना है? 90 अंश। और यह जो I को हमने C से, यह क्रांतिक कोण है, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? GNA। इसको हम क्या पढ़ेंगे? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी GNA को हम क्या कहेंगे? वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक। अब यहाँ पर साइन I बराबर क्या है? C है, तो यह हो गया साइन C क्या है? क्रिटिकल एंगल है। और साइन R बराबर क्या होता है? R बराबर 90 अंश दिया है, तो साइन 90 अंश का मान 1 होता है, तो GNA बराबर कितना हो जाएगा? साइन C, क्योंकि साइन 90 अंश का मान 1 होता है। तो इतना समझ में आया। अब हम क्या कर सकते हैं? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका ANG, इसको हम ANG बराबर 1/GNA लिख सकते हैं। अब क्योंकि यह इसके बराबर है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/GNA बराबर साइन C है, तो साइन
सी। ठीक, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ANG बराबर 1/GNA बराबर 1/sin C। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि ऐसे यह निष्कर्ष निकल रहा है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक उस माध्यम के क्रांतिक कोण के जाके व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से सीखेंगे। इस फार्मूले के माध्यम से हम लोग क्रांतिक कोण निकालना सीखेंगे, कैसे क्रांतिक कोण निकाला जाता है। जैसे कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है, ग्लास का कितना अपवर्तनांक होता है? 1.5 होता है। अगर हम ग्लास के लिए क्रांतिक कोण CG मान ले, क्रांतिक कोण क्या मान ले रहे हैं? क्रांतिक कोण CG मान ले रहे हैं। ठीक, तो इसके लिए क्रांतिक कोण क्या होगा? तो साइन CG इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? 1/1.5 लिख सकते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो CG बराबर 42 डिग्री आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अगर हम कांच में आपतन कोण का मान 42 अंश होगा तो इसके लिए अपवर्तन का मान 90 अंश होगा। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? ऐसे हम समझ सकते हैं कि जब कांच है उसके लिए अगर हम प्रकाश को कांच से वायु में प्रकाश को 42 डिग्री पर क्या कर रहे हैं? आपतित कर रहे हैं, तो जो अपवर्तन कोण का मान होगा वह 90 अंश होगा। वह अपवर्तन कोण का मान क्या होगा? 90 अंश होगा। तो इस प्रकार से क्रांतिक कोण को हमने समझ लिया। अब आइए पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझने से पहले आइए हम पुनः क्या देखते हैं? क्रांतिक कोण को देखते हैं। तो क्रांतिक कोण क्या होता है? यह हमेशा कहाँ पर बनता है? सघन में बनता है, जैसे कांच, और हमने वायु ले लिया। अब I का मान हमने क्या किया? क्रांतिक कोण पर करते हैं, तो जो प्रकाश है वह यह क्या है? हम इसको क्रांतिक कोण मान ले रहे हैं C। ठीक है, तो यहाँ से जो अपवर्तन कोण का मान होगा वह कितना होगा? R बराबर 90 अंश। अब हम ये क्रांतिक कोण यानी क्रिटिकल एंगल जो है, इससे थोड़ा सा भी अगर अधिक होगा तो यह जो प्रकाश किरण है वह वायु में न आकर के वह मार्ग में लौट जाती है। पूरा का पूरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब जितना प्रकाश आता है पूरा पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, पूर्ण रूप से उसी माध्यम में लौट जाता है। प्रकाश की इसी परिघटना को क्या बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब हम क्या कर रहे हैं? जब I क्या होगा? जब I का मान क्रिटिकल एंगल से अधिक होगा, जब इस अवस्था में क्या होगा? यानी क्रिटिकल एंगल से अधिक होगा, तो यहाँ पर प्रकाश, यहाँ अगर हम कांच ले रहे हैं और यहाँ पर वायु है, तो यह वायु में न जा कर के वह पुनः उसी माध्यम में, वह कांच में ही लौट आता है। प्रकाश की इस परिघटना को क्या बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी तो इस प्रकार से हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन को किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए तो प्रकाश उसी माध्यम में परावर्तित हो जाता है। इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब आइए हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित कुछ उदाहरणों को समझते हैं। जैसे हीरा का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, जल में पड़ी परखनली का चमकना, कांच में आई दरार का चमकना, जितनी भी घटनाएं हैं वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होती हैं। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में क्रांतिक कोण को और पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझा। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।